क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं गद्य खंड का पाठ 6, नाम है कीचड़ का काव्य। इसका एक पेज हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरे पेज में पढ़ना है। तो चलिए निकालिए इसका दूसरा पेज और उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। ये रहा इसका दूसरा पैराग्राफ, देखिए। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर जमीन ठोस हो जाए, तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं। उसकी शोभा और ही है। और फिर जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंदकर आपस में लड़ते हैं, तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदभ लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है, यानी पता चलता है। लेखक कहते हैं कि जब कीचड़ सूखकर थोड़ा कड़ा, ठोस में थोड़ा कड़ा हो जाता है, यानी उस पर चल लेंगे, लेकिन उस पर चिन्ह पैर का, हाथ का जो भी रखेंगे आ जाएगा। सूखने के बाद उस पर अंकित हो जाएगा, यानी उस पर पड़ जाएगा। जब थोड़ा सा कड़ा हो जाता है तो उस पर गाय, बैल पाड़ा बोलते हैं बच्चों भैंस के बच्चे को, उसी के लिए पाड़े लिखा है। तो पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे इत्यादि के पैरों के चलने के निशान उस पर उग जाते हैं, अंकित हो जाते हैं, यानी उग जाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं उग जाते हैं या छप जाते हैं बोल सकते हैं। और उसकी शोभा तो और भी ज़्यादा दिखती है। और फिर उससे भी ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम देखते हैं कि दो पाड़े, यानी भैंस के दो बच्चे जो हैं, अपने सींगों से कीचड़ में युद्ध किए हुए रहते हैं, लड़ाई किए हुए रहते हैं। तो उनके लड़ाई करने का चिन्ह भी कीचड़ में छप जाता है। और सूखने के बाद भी हम उसे देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर भैंसों के कुल खानदान लिखा है ना, महिष कुल, महिष बना हुआ भैंसा और कुल बने खानदान, उसके खानदान में भैंसों ने या भैंस के बच्चों ने यहाँ पर युद्ध किया है, लड़ाई किया है। वो देखकर करदमनी कीचड़ के ऊपर लेख लिखा हुआ जैसा लगता है कि हाँ, युद्ध के बारे में बहुत बड़ा लेख लिखा गया है, यानी युद्ध की जानकारी हमें मिल जाती है, ऐसा भास होता है, ऐसा पता चलता है। जब हम गाय, भैंस, बकरे आदि के चिन्हों को कीचड़ में देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और उससे भी आनंद तब आता है जब हम देखते हैं कि भैंस के दो पाड़े, यानी दो बच्चे वहाँ पर लड़े हुए रहते हैं, उनके लड़ने के साफ चिन्ह उसमें कीचड़ में अंकित हो जाते हैं। तो और भी बहुत मज़ा आता है। कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति न हो तो सीधे खंभात पहुँचना चाहिए। वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नजर पहुँचे, वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। पहाड़ के पहाड़ उसमें लुप्त हो जाएंगे ऐसा कहना चाहिए, नहीं हाथी डूब जाए। कहते हैं कि गंगा के किनारे या सिंधु नदी के किनारे अगर कीचड़ दिखना है तो हमें जाना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा देखना है तो खंभात पहुंचना चाहिए, यानी वहाँ सबसे ज़्यादा कीचड़ है। कीचड़ बहुत दूर तक फैला हुआ है। और वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक कहते हैं नज़र जाती है, वहाँ तक पूरा कीचड़ ही कीचड़ दिखाई देता है। और उसमें हाथी डूब जाए, कहते हैं कि ऐसा अल्पोक्ति, अल्प मैंने थोड़ा, उक्ति मैंने कथन, ऐसा कहना थोड़ा कहना हुआ, क्योंकि वहाँ तो पहाड़ के पहाड़ डूब सकते हैं, उस कीचड़ में पहाड़ भी समा सकते हैं, इतना ज़्यादा कीचड़ है। हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है,
इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। एक अजीब बात तो देखिए, पंख शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कभी लोग डोलने और गाने लगते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। लेखक कहते हैं कि हमारा कीचड़ अनाज से ही पैदा होता है, सॉरी हमारा अनाज कीचड़ से ही पैदा होता है। अगर इसका जागृत भान, इसका सही सही ज्ञान अगर लोगों को हो जाए तो कीचड़ से लोग कभी नफरत नहीं करेंगे। और एक और भी अजीब बात कहते हैं कि देखने को मिलता है कि जब पंख बोला जाता है तो मन में घृणा आती है। पंख यानी कीचड़ होता है, तो जब पंख शब्द बोला जाता है तो मन में घृणा आ जाती है, और जब उसी को हम पंकज बोलते हैं तो कविता लिखने वाले कवि लोग जो हैं क्या हो जाते हैं, वे डोलने और गाने लेने बहुत खुश जाते हैं, क्योंकि पंकज यानी माने कमल होता है। तो कमल फूल सुनते हुए फूल की पंखुड़ियों की बनावट की रंगत आदि की रचना करके कविता लिखने का उनका मन मचलने लग जाता है कवियों का। और मल बिल्कुल मलिन माना जाता है। मल माना होता है बच्चों गंदा, शौच। तो मल एकदम गंदा माना जाता है, किंतु कमल कमल शब्द सुनते चित्त प्रसन्नता आह्लादक तो फूट पड़ते हैं। लेकिन कमल शब्द सुनते ही मन में खुशी और आह्लादक मन आनंद एकदम उछलने लग जाता है। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति, अगर ये सब बातें कवियों को समझाया जाए कि आप मल सुन करके घृणा करते हैं, कमल सुन करके खुशी हो जाते हैं, और पंख सुन करके घृणा आपके मन में होती है, जो कि पंख सुन करके आप कविता लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो युक्ति शून्य माने उनकी ऐसी शून्य जैसी नहीं के बराबर उनका बिना तर्क का उत्तर होता है। कहते हैं कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव की तो नहीं, वसुदेव को तो नहीं पूजते। यानी वासुदेव हुआ बच्चों कृष्ण और वसुदेव हुआ उनके पिता। तो उन्होंने कहा आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनके पिताजी की तो नहीं पूजते हैं। हीरे का भारी मूल्य देते हैं, हीरे का भारी मूल्य देते हैं, किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, क्योंकि हीरा कोयला के खान में से मिलता है बच्चों, ये सभी को मालूम है। तो कहते हैं कि हीरा का कीमत देते हैं लोग, पत्थर या कोयला का तो नहीं देता है कि उसमें से खान में से निकला है कोयला में से दे दें, पत्थर का नहीं देते। और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं, किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। मोती जो सीप में, समुद्र में सीप में से मोती मिलता है। तो लेखक कहते हैं कि कभी लोग कहेंगे कि मोती आप गले में, मोती बहुत कीमती होता है बच्चों, आप लोगों ने सुना जाना होगा, आप तो काफ़ी समझदार हैं। तो मोती को अंगूठी में भी लोग पहनते हैं, गले में भी पहनते हैं, माला भी पहनते हैं। तो कहते हैं कि मोती को तो आप गले में बांध कर घूमते हैं, कि उसकी मातुश्री को तो गले में नहीं बांधते। मातुश्री हुआ उसका सीप, मोती होता है बच्चों सीप, और उसकी माँ सीप में से मोती निकलता है, इसीलिए जिसमें से निकला तो वो माँ हो गई। तो मातुश्री बना दे सीप को। सीप आप लोगों ने शायद देखा होगा, कभी कभी कुछ बेचने वाला झालर वगैरह मकान का दरवाजे का बेचने आता है तो उसमें सीप रहता है, तो उसके मातुश्री को तो गले में नहीं बांधते हैं। कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम है। लेखक का माना कि इस तरह के उनके बिना तर्क वाली बात सुनना पड़ेगा, इसलिए कभी से तो इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहिए, बेकार है। तो धन्यवाद बच्चों, ये हो गया लेसन, छोटा ही था हम लोगों का, ख़त्म हो गया। और हम मौखिक प्रश्न उत्तर बता देते हैं, बना लीजिएगा, शेष आप बाद में बनाइएगा, ठीक है। प्रश्न तो इसमें ज़्यादा थोड़ा रहता है, एक मौखिक है, लिखित का क है, फिर ख है, फिर ग है, बहुत सारा होता है। तो चलिए हम मौखिक का बता देते हैं। तो रंग की शोभा ने क्या कर दिया, मैंने कहा था कि रंग की शोभा ने कमाल ही कर दिया है। पहले बादल किसकी तरह हो गए थे, श्वेत पुनी की तरह। लोग किन किन चीज़ों का वर्णन करते हैं, लोग सुंदर चीज़ों का, फूल का, पंखुड़ियों का, सुंदर रंग का, नदी झरने आदि का वर्णन करते हैं। और कीचड़ से क्या होता है, कीचड़ से कपड़े मैले हो जाते हैं,
शरीर भी गंदा हो जाता है। एक एक लाइन में हमें जवाब देना है या एक शब्द में। मौखिक का यही मतलब है कि ज़्यादा अगर हम गए भी हैं तो सॉरी माफ़ करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना है इसे। और 5 नंबर में कीचड़ जैसा रंग कौन लोग पसंद करते हैं? विज्ञ लोग, है ना, कला विज्ञ लोग। कला में यानी पारखी होते हैं, कला में जो जानकार होते हैं, तो विज्ञ भी बोल सकते हैं या कला विज्ञ बोल सकते हैं, किताब है। 6 नंबर नदी किनारे कीचड़ कब सुंदर लगता है? जब सूख जाता है, जब थोड़ा सूख जाता है, उस पर पशु पक्षी चलते हैं तब सुंदर लगता है। और 7 नंबर कीचड़ कहाँ सुंदर लगता है? कीचड़ खंभात में सुंदर लगता है। और पंख और पंकज शब्द में क्या अंतर है? पंख का अर्थ होता है कीचड़, और पंकज का अर्थ होता है पंकज में, पंख में जन्मा हुआ, पंख जो अज होता है, पंख यानी कीचड़, और पंकज यानी कीचड़ में जन्मा हुआ कमल होता है। तो इतना नहीं होता कि आप ये बताएं कि पंख माने कीचड़ होता है, पंकज माने कमल होता है, बस। तो बाकी क्या आप बनाइए के बाद में पहले इतना तो बना लीजिए। शब्दार्थ भी आपको याद करना है, पाठ भी पढ़ना है, शब्दार्थ भी याद करना है, प्लस ये मौखिक बनाना है। शेष बाद में के लिए एक दिन में इतनी परेशानी नहीं देंगे हम। धन्यवाद।